सही आ रहा था ना। मैं सौरभ दाकरे आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज इसमें क्या देख रहे हैं हम, कौन सी एक्सा है भाई, हम तो भूल गए। एक्सा नंबर 3.5 है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, चौथे में लिखा क्या, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा है निम्न समस्याओं को सबसे पहले रैखिक युग्म में बदलो, मतलब 2 समीकरण बनाओ। ठीक, और उसके बाद उनको बीजगणित विधि से हल करो, इतना लिखा है। ठीक है ना, चलो अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक छात्रावास के मासिक वेतन का एक भाग तो नियत है, एक फिक्स है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। तो दो बात होगी, एक तो फिक्स हम खर्चा x मान लेंगे और प्रतिदिन का भोजन का खर्चा y मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। 20 दिन भोजन करेगा तो आप x नियत भोजन माने, नियत खर्चा माने तो x तो देना पड़ेगा, और रोजाना के y के हिसाब से 20y और देना पड़ेगा, यानी x + 20y = 1000। एक समीकरण बनेगा। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से आगे, जबकि एक विद्यार्थी बी है, वो 26 दिन भोजन करता है और वो 1180 रुपये देता है, यानी x रुपये दिए होंगे उसने और 26y दिए होंगे, दोनों को जोड़कर = 1180 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, जो ज्ञात करना उसी को मान लेते हैं, वैसे आपको इतना तो ज्ञान होगा, जो ज्ञात करना उसी को मान लेते हैं। माना ये पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला क्वेश्चन है, माना छात्रावास का नियत व्यय, नियत मतलब फिक्स, छात्रावास का नियत खर्चा, नियत व्यय या फिर खर्चा, ठीक है, x रुपये इतने तो देने ही देने आपको, और प्रतिदिन के भोजन का खर्चा, प्रतिदिन भोजन का व्यय, वो हमने 22 रुपये मान लिया। वो कितना मान लिया, 22 रुपये। अच्छा, अब ए विद्यार्थी है, वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। देखो विद्यार्थी ए है, विद्यार्थी ए है ना, का कर ले रहा हूं मैं, का कर लिख का 20 दिन भोजन पर व्यय, 20 दिन भोजन का व्यय, 20 दिन के लिए नहीं लिख पाया, लिख दूं 20 दिन के लिए भोजन का व्यय, वो है क्या कहते हैं, कितना, 1000 रुपये। देखो पढ़ लो सवाल को, 20 दिन भोजन के लिए कितना रुपए देता है, 1000 रुपये देता है। अब समझो ध्यान से, एक विद्यार्थी ए है, वो एक तो नियत किराया देगा, अपना नियत खर्चा देगा x रुपये, उसके बाद रोजाना जो भोजन करेगा वो 22 रुपये रोजाना देगा, यानी 20 दिन रहेगा तो 20 दिन 20y रुपये देगा, और x ये देगा, तो यानी x + 20y = 1000 रुपये। एक समीकरण हुआ ये, ठीक है ना, एक समीकरण हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी बी, अब लिखेंगे विद्यार्थी बी का कितना दिन है भाई, 26 दिन का भोजन करता है और 1180 रुपये देता है, यानी 26 दिन के लिए 26 दिन के लिए भोजन पर व्यय वो है 1180 रुपये। कितना है, 1180 रुपये। ठीक है ना, यानी विद्यार्थी बी है, वो 26 दिन रहेगा, 26 दिन भोजन करेगा, तो x रुपये तो नियत उसने जब गया होगा रिसेप्शन पर तभी दिए होंगे x रुपये, उसके रोजाना भोजन का 22 रुपये दे रहा है, तो 26 दिन तक 26y वो हो जाएगा, यानी x + 26y = 1180, 1080, सॉरी 1180। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। पहला काम हो गया, हमारे सवाल में लिखा था कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलो, तो हमने दोनों को बदल दिया। ठीक है, बदल लिया। अब इसके बाद लिखा है इनको बीजगणित विधि से हल करो। कौन सी विधि से, बीजगणित से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे।
दोनों समीकरणों की क्या करें, तुलना। समीकरण एक की, सबसे पहले समीकरण एक की अपना समीकरण लिखो। समीकरण कौन सा लिखते हैं हम, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना। इससे पहले हम तुलना करेंगे। ओके, आगे देखो, अब तुलना करते हैं तो a1x की मान देखो, x का इसमें गुणांक a है तो a1 का मान कितना आ जाएगा 1। b1 का देखो, b1 का देखो यहाँ पे 20 है तो b1 का मान कितना आया 20। c1 देखो, देखो उधर एक यार लिखा है, मैंने कल लिखा था, कई बार आपको लिख लिख के बताया था, अगर उधर लिखा भी है तो इधर कर लेंगे उसको, है ना, उधर इधर कर लें। कैसे, देखो इसको मैं समीकरण एक को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको इस तरह से लिख लेंगे x प्लस 20y, या फिर बज्रगुणन से विधि से हल करेंगे तो वहाँ पर जो अचर है वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे तो सही है। मैंने आपको ऐसे सिखा दिया इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया है, ठीक है ना। तो माइनस का 1 यार, c1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 यार, ठीक है ना, इतना हो गया। अब समीकरण दो की, समीकरण दो की अपना समीकरण लिखेंगे। समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना, इससे तुलना करें। देखो यहाँ पे देखो समीकरण दूसरा जी है अपना, इसको भी इधर ही कर लो, इसको दूसरा समीकरण में हटा दे रहा हूँ, इधर x प्लस के 20-26y और माइनस का 1180 इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब तुलना कर लेंगे, a2 का मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि x का गुणांक 1 ही है तो a2 का मान 1 आएगा। b2 का मान देखो 26, यहाँ पर 26 आएगा, और c2 का मान 1180 माइनस के 1180 आएगा, ठीक है ना। ऐसे हमें तुलना करने के बाद फिर हम बज्रगुणन विधि वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, बज्रगुणन विधि वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ देखें तो बज्रगुणन विधि क्या विधि है, देखो समझो, ये हमारी विधि, देखो ऐसे फॉर्मूला लिखाया था मैंने, x बट्टे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना दिखाया था मैंने, इसको y को, x है तो x को दबा लेंगे, y से गुणा करें b1c2 माइनस b2c1, है ना। और आपको नहीं पता तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखना 3.5 जिसमें प्रारंभ हुई है, उस वाले लेक्चर को देखना तो उसमें सिखाया है, ठीक है। चलो बराबर y बट्टे, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। अब लिखेंगे a2c1 माइनस a1c2। देखो मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैंने जुगाड़ से याद किया, वही जुगाड़ मैं आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई दबा के, x को दबा लो, y को दबा दो, अचर पद को दबा दो, है ना, इस तरह से। 1/a1 b2 माइनस a2b1, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इनमें जो a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू इसमें लगानी है और लगा के फिर हल करना है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करते हैं, अब जगह यहाँ बन जाएगा हमारा, यहाँ से कर ले रहे हैं, यहाँ बन जाएगा शायद, है ना। चलो यहाँ कर, यहाँ नहीं बन पाए, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ करेंगे, ठीक है। x बट्टी, देखो छोटा लिख लेंगे थोड़ा, देखो b1c2, b1 ढूंढो, b1 20, c2 माइनस 1180, 20 गुणा माइनस 1180, 20 गुणा माइनस के 1180, तभी तो कह रहा था मैं, बड़ी बड़ी संख्या है, थोड़ी जगह बनेगी, जगह चाहिए। अच्छा देखो b2c1, b2 कितनी 26 और c1 1000, यानी 26 गुणा माइनस के 1000, 26 गुणा माइनस के 1000, ये तो x का मान लिखा है। अब y बट्टी, अब इसमें अचर पद को कहाँ लिखेंगे, जगह कम है, चलो देखते हैं। y लिखो पहले तब देखें। a2c1, a2 1 है और c1 1000, 1 गुणा 1000, 1 गुणा 1000 माइनस का 1000, सॉरी, ठीक है, माइनस का 1000, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है, ज़्यादा छोटा हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लाइन और लिख दे रहा हूँ यहीं, और नीचे तो थोड़ा झुकना पड़ेगा मुझे, पर मैं एक और लाइन लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। देखो x बट्टे, यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। देखो b1 की वैल्यू 20 और c2 की वैल्यू 1180, यानी 20 गुणा 1180, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर तो जगह कम की जरूरत पड़ेगी, माइनस, फिर हमारा b2c1, b2 26, c1 1000, यहाँ 26 गुणा और माइनस का 1000, ये हमारा x हो गया। अब y बट्टे, इसमें जगह बहुत गिर जाती है, ठीक है। देखो a2c1 a1c2, a2 देखो a2 1 और c1 1000, यानी 1 गुणा माइनस का 1000,
माइनस लिखा है। फिर A1 C2, A1 कितना है 1 और C2 1180, यानी 1 गुणा माइनस के 1180, 1180, ठीक है ना। ये तो बाई हो गया अपना, इसको उठा दे रहे हैं। अब अचर पद लिखें 1/, अब 1/, लिखें 1/, क्या रहेगा हमारा A1 B2 यानी A1 1 B2 26, 1 गुणा 26, 1 गुणा 26 माइनस, अब लिखा है हमारा A2 B1, A2 1 B1 20 यानी 1 गुणा 20। अब इनका गुणा कर लेंगे तो अब गुणा बन जाएगा इधर आसानी से, इधर गुणा करके बन जाएगा। देखो x/, देखो लिखो हमें 1180 का 20 में गुणा करना है, तो हम केवल 2 से गुणा कर ले रहे हैं। 118 का 118 दूनी 236, 236 में 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस का 236 और 2 जीरो, माइनस का चिन्ह फिर, ठीक है। अब देखो 26 में 1000 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26,000 हो जाएगा, ये 26,000 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 26,000, ठीक है ना। इतना हो गया बराबर 22/, तो 1000 माइनस का है तो माइनस का 1000 है यहाँ पर, और माइनस ये तो 1180 माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 1180, प्लस का 1180 बराबर, यहाँ देखो 1/, इधर देखो 26 से 26, 20 से कम 20 यानी 26 माइनस के 20, 26 माइनस 20। अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, x/, देखो 23,600 लिखा है, जी 26,000 लिखा है। अब 26,000 में 23,000 घटा दो 3,000 बचते, और 600 और घटा दो तो 2400 बच जाएंगे, यानी प्लस के 2400 बचेंगे यहाँ पर, प्लस के 2400 बराबर, यहाँ देखो 22/, दे दो 1180 में से 1000 घटाएं तो 180 बचेंगे, ठीक है बराबर, यहाँ देखो 1/26 में 20 घटाएं तो 20 तो 6 बचेंगे। अब हम तो पता ही, फिर तो हम एक एक करके तुलना कर लेते हैं, ठीक है। x/2400 की तुलना करेंगे, 2400 को अचर पद के बराबर रखें 1/6 के, तो मैं यहीं काट के दिखा दूँ आपको, 6 कम 6 और 6 से 6 चौक 24, 400 रुपये, यानी x/400 बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान 400 आ जाएगा। x आपने क्या माना था, आपने माना था नियत किराया, नियत खर्चा 400 रुपये तो फिक्स है, इतने तो जाते जाते तुरंत देने पड़ेंगे। उसके बाद देखो इसको बराबर रखेंगे 22/180 बराबर 1/6, इसको भी काट लो, देखो 6 कम 6, 6 3 18 30 बार, यानी 22/30 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर 30 आ जाएगा, 30 रुपये। यानी ये प्रतिदिन भोजन के लिए, रोज भोजन करने जाएंगे मैस में तो हमें 30 रुपये देने पड़ेंगे। आई बात समझे, तो यहाँ लिख देना अतः क्या कहते हैं नियत व्यय, अतः नियत में फिक्स, नियत व्यय आया 400 रुपये, कितना है 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय वो 30 रुपये, वो कितना आया है 30 रुपये, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। फिक्स हमारा जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो तो 400 रुपये है, और रोजाना भोजन पर जो खर्चा है वो 30 रुपये है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, देखो बहुत बड़ा सवाल लिखा था, सवाल ये एक बार में हो गया है, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो बंद कर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अब इसे इरेज करूंगा थोड़ा, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। देखो समझो, दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारा 2 लिखा है, इसमें एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो आपको क्या मानना, सबसे पहले आपको भिन्नी माना भिन्न x/y है, अंश बट्टे हर, भिन्न क्या होती है अंश बट्टे हर, तो अंश को x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे, माना भिन्न x/y है, माना वह भिन्न x/y, x इसमें अंश है और y हर है। अब पहली कंडीशन, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या कह रही है हमारी, पहली शर्त कह रही है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें तो 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ते हैं। लिखो देखो
एक्स बट्टे वाई, हर में कुछ नहीं करना है, केवल अंश में एक जोड़ना है यहाँ पर। तो हमारी भिन्न 1/3 यानी 1/3 हो जाएगी यहाँ पर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। करो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का एक्स में करेंगे तो 3x प्लस 3 एकम 3 बराबर बाई, बाई का एकम कर बाई को इधर ही लेके आओ, तो 3x माइनस के बाई और प्लस का 3 बराबर 0। एक समीकरण बना, इसको समीकरण नंबर 1 लिखो, बन गया ना। अब दूसरी शर्त कह रही है कि वह 1/4 हो जाती जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो दूसरी शर्त अनुसार इसको लिखें, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्तानुसार। देखो समीकरण बनाने के नियम तो वही हैं बिल्कुल जो हम पहले 3-4 एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं, बस हल करने का इसमें बज्रगुणन विधि है, उसमें विलोपन विधि था, उससे पहले प्रतिस्थापन विधि था। विधियां अलग अलग हैं, बाकी समीकरण बनाना तो एक जैसा है ना। तो देखो वही भिन्न फिर लिखेंगे एक्स बट्टे वाई पहले, अब की बार हर में 8 जोड़ेंगे यानी बाई में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे और बराबर भिन्न कितनी हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पे 1/4 लिखें, यहाँ पर क्या लिखें 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 का पहले एक्स में करेंगे तो 4x होगा बराबर बाई प्लस 8, एक का करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इधर ही ले आएंगे सबको, तो 4x माइनस के बाई और बराबर माइनस के 8 बराबर 0। ये तो हमारे समीकरण बन गए, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इन समीकरणों से, इन दोनों समीकरण अपने वालों से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तुलना करें, यहीं कर दे रहे हैं, सॉरी। चलो देखो समीकरण 1 की अपना समीकरण लिखेंगे, समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, इससे क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक है। करो तुलना, हमारा समीकरण एक यहाँ लिखा है, देखो a1x यहाँ पे 3x है, तो a1 का मान 3 हो गया, a1 का मान कितना हो गया 3। b1 देखो, b1 यहाँ पे b1 बाई, यहाँ पे माइनस के 1 बाई लिखा है, -1 से तो गुणा हमेशा होता है, तो माइनस का 1 आ गया। c1 बराबर देखो प्लस के 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। करो तुलना, हमारा दूसरा समीकरण कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है यहाँ पे, है ना। तो देखो a2 का मान कितना 4, a2 का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और b2 का देखो माइनस के बाई है तो -1 और c2 का -8 है तो -8। ये तो हमारी तुलना करने के बाद अब बज्रगुणन विधि से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमारा बज्रगुणन विधि से फॉर्मूला होता है बज्रगुणन विधि, आप अब जगह खूब है ना। बज्रगुणन विधि थोड़ा लंबा लिखा जाता है और कुछ नहीं। देखो एक्स बट्टे, हमने फॉर्मूला याद किया है, एक्स बट्टे b1c2 b2c1, ऐसे तो याद किया है, b1c2 माइनस b2c1 इजकल टू बाई बट्टे याद किया a2c1 माइनस a1c2, यानी a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1/, इसको याद किया a1b2 माइनस a2b1, ठीक है ना। ये याद किया हमने, याद कर लिया ना। अब इसको हम वैल्यू लगाएं, तो a1 b1 c1 की इन यहाँ से वैल्यू लगाएं, तो हमारा पहले b1 c2, यहाँ पर लिखो x बट्टे b1 c2, देखो b1 ढूंढो, -1 c2 -8, तो -1 गुणा -8, -1 गुणा माइनस का 8, ठीक है, माइनस चिन्ह लगाओ फिर। अब है हमारा b2 c1, b2 ढूंढो, b2 -1 c1 3, -1 गुणा 3, -1 गुणा 3, ठीक है, x हो गया। अब बाई बट्टी देखें a2 c1 ढूंढेंगे, a2 4 c1 3, 4 गुणा 3 यहाँ पर, ठीक है, माइनस a1 c2, a1 देखो a1 3 c2 -8, 3 गुणा माइनस के 8, 3 गुणा माइनस का 8, ठीक है, बराबर 1/। अब है हमारा इसमें a1 b2 ढूंढो, a1 3 b2 -1, 3 गुणा माइनस का 1, 3 गुणा माइनस का 1 माइनस, है ना। अब देखें a2 b1, a2 ढूंढो 4 b1 -1, 4 गुणा -1, 4 गुणा माइनस का 1, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, देखो x बट्टे -1 का -8 में गुणा करें तो प्लस का 8 हो जाएगा,
और -1 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बराबर। अब बाई बट्टे इसको देखेंगे, 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 ती 24, ये 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। इसको देखेंगे 1 बट्टे 3 एकम 3 माइनस का 3 और 4 एकम 4 प्लस का 4, ठीक है, इतना आ गया। हाँ चलो अब देखो x बट्टे 8 और 3 कितना हो गया 11, ये 11 हो गया, ठीक है, बराबर। बाई बट्टे 12 और 24 कितना हो गया 36, यहाँ पर 36 लिखेंगे, बराबर। 1 बट्टे देखो माइनस का 3 प्लस का 4, 4 में 3 गया 1 बचेगा 1। अब एक एक करके इसको बराबर रख दो, एक एक कर बराबर रखेंगे। x बट्टे 11 को 1 बट्टे 1 के बराबर रखेंगे, x बट्टे 11 बराबर 1 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, ठीक है, x बराबर 11 आ गया। दूसरा देखो अब रखेंगे बाई बट्टे 36 बराबर 1 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बाई बराबर कितना आ जाए 36, ये बाई का मान 36 आ गया, ठीक है, दोनों मान आ गए। हमने क्या माना था भिन्न को x बट्टे बाई, देखो हमारे पास x का भी मान है बाई का भी मान है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः भिन्न, अतः वह भिन्न, वह भिन्न कितनी हो गई 11 बट्टे 36, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। अतः वह भिन्न क्या होगी 11 बट्टे 36, ये हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 3.5 का चौथे का दूसरा प्रश्न सेकंड, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो बंद करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर हमने चौथे के 2 क्वेश्चन कर लिए, आगे वाले लेक्चर हम इसी तरह से देखते रहें, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह से जुड़े रहें और अपना सिलेबस खत्म करें समय से, ठीक है ना। चलो यहीं हम समाप्त करते हैं, ठीक।